कुणाल की कुनमुनाहट मुझे वर्तमान में खींच लाई। वह जग गया था और काफ़ी फ्रेश लग रहा था। पाँव की सूजन आधी रह गई थी। बाथरूम जाने के लिए तो मैं पैदल चलने की जिद पर उतर आया था, पर मैंने रिस्क लेना उचित नहीं समझा। गीले तौलिए से उसका बदन पोंछकर कपड़े बदल रही थी कि गिरीश आ गया। कैसा पेपर रहा? मैंने रोज की तरह पूछ लिया। ठीक रहा, सो उसने बेमन से उत्तर दिया और कपड़े बदलने चला गया। एक प्लेट में थोड़ा नमकीन और बिस्किट डालकर उसके कमरे में रखाई और कहा, थोड़ा सा मुंह में डाल लो, तब तक मैं खाना बना रही हूँ। इस छोकरे की वजह से आज कुछ भी नहीं हो पाया। आराम से होने दीजिए भाभी, कोई जल्दी नहीं है। इस बार भी उसका स्वर फीका फीका सा था, पर उस पर ध्यान देने की मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी। रसोई मुझे बुला रही थी। जितनी जल्दी हो सका मैंने खाना तैयार कर लिया। फिर कुणाल के पलंग के साथ ही छोटी सी मेज लगाकर हम तीनों बैठ गए। खाते समय मैंने लक्ष्य किया कि गिरीश सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है, खाने में उसे ज़रा भी उत्साह नहीं है। क्या बात है भैया, पेपर ठीक नहीं हुआ क्या? वह कुछ देर तक उदास आंखों से मुझे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, बहुत बुरी तरह बिगड़ा है भाभी, सिर्फ 2 सवाल ठीक कर पाया हूँ। कल सारा दिन दौड़ भाग में बीत गया, रात भी ठीक से सो नहीं पाए हो। मैंने सारा अपराध अपने ऊपर लेना चाहा, तो वह तुरंत बोल उठा, ऐसी बात नहीं है भाभी, जिसने साल भर पढ़ाई की है उसके लिए एक दिन की दौड़ भाग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स आया था। हम ही 4-5 लोग थे जो 3 घंटे तक किसी तरह जमे रहे, बाकी लोग तो पहली घंटी के बाद ही उठाए थे। जब पेपर बन नहीं रहा था तो 3 घंटे वहाँ क्या करते रहे? सबके साथ बाहर क्यों नहीं निकल आए? मुझे भाई साहब का डर लग रहा था। वाह, भाई साहब ना हुए तोप हो गए। जब पूरा पेपर कोर्स से बाहर था तो बैठे रहने में दुखी क्या था? अजीब घोंचू लड़के हैं तुम्हारी क्लास के। कोई और कॉलेज होता ना तो पेपर देखते ही लड़के उबल पड़ते और प्रिंसिपल के कमरे में की ईंट से ईंट बजा देते। प्रिंसिपल का इसमें क्या कसूर है? गिरीश ने भोलेपन से कहा। पेपर तो यूनिवर्सिटी से आते हैं, बौंदे हैं सबके सब, चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए सबको, मैंने तैश में आकर कहा। तो गिरीश बेचारा मुंह देखता रह गया। भाभी के इस रूप की तो उसने कल्पना भी न की होगी। मेरे मुंह से जो बाण छूट रहे थे वे मेरे थे भी कहाँ, सब उधार का मामला था। वे ही फप्तियाँ थी जो कभी मुझ पर कसी गई थी। पेपर बिगड़ गया ना, अच्छा हुआ, रोने के लिए एक सॉलिड बहाना मिल गया। बस शुरू हो जाओ। कोई हमारा अकेले का थोड़ी ही बिगड़ा है, पूरी क्लास का खराब हुआ है। गुप्ता मैडम ने पहले ही कह दिया था कि सबको परीक्षा में देख लूंगी। मैं मिनमिनी। गुप्ता मैडम ने तो अपनी पूरी बात कर दी। अब तुम लोग कोरस में शुरू हो जाओ, मैं टेप रिकॉर्डर लेकर पहुंचता हूँ। विकी उसे क्यों चिढ़ा रहा है? चाची ने डांटा। ठीक ही तो कह रहा हूँ दीदी, लड़कियों को रोने के सिवा आता भी क्या है? कोरस में रोएंगी तो जरा इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। लड़कियां तो बेचारी रोने के लिए बदनाम हैं ही। अच्छा बता, लड़के ऐसे में क्या कर लेते? लड़के, अरे उनकी तो बात मत पूछो दीदी, सबके सब वॉकआउट कर जाते और प्रिंसिपल के 12 बजा देते। इन गुप्ता मैडम का तो कहीं पता भी न चलता। ये सब बातें कॉलेजों में चलती हैं भैया, स्कूल में, खासकर लड़कियों के स्कूल में तो प्रिंसिपल का कमरा किसी राक्षस की गुफा से कम नहीं होता। चाची ने कहा। तो मैंने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया। अपनी बात को इतने अच्छे से तो मैं भी समझा नहीं सकती थी। पर विकी मामा को संतोष कहाँ हुआ। बोले, तो क्या ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगी, सिर्फ सुबकती रह जाएंगी? नो नो, देखो अमिता, रोने से कोई बात नहीं बनी है। मस्ट डू समथिंग, कर्म करना होगा। फिर उन्होंने खुद ही एक एप्लीकेशन लिख कर दी और मुझसे फेयर करवाया। फिर उस कागज़ पर कक्षा की सभी लड़कियों के हस्ताक्षर करवाए गए। उसे प्रिंसिपल मैडम तक भी मुझे ही पहुंचाना पड़ा, क्योंकि बिल्ली के गले में
घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं था। परीक्षा के अंतिम दिन नोटिस बोर्ड पर जब वह सूचना देखी तो हम लोगों के हर्ष और आश्चर्य का पारावार न रहा। लगा कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली हो। विक्की मामा, हम लोगों का अंग्रेजी का फर्स्ट पेपर फिर से हो रहा है। घर आते ही मैंने खुशी से उछलते हुए बताया। अरे, वह तो होना ही था। वह इत्मीनान से बोले, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ऐसा ही होगा। और तुम तो जानते हो, डॉक्टर विवेक कुमार कभी गलत नहीं कहते। बड़े आए, मैंने कहा और मुंह बिचका दिया। गिरीश कमरे में गुमसुम बैठा हुआ था। मेरी चूड़ियों वाला फिकरा उसे चुभ गया। उसका मन दूसरी ओर मोड़ने के लिए मैंने उसके पास जाकर कहा, वह एक्सरे का क्या हुआ भैया? आज निकलवाना था ना? हाँ, आज 3 बजे मित्तल ने समय दिया है, उसने बुझे बुझे स्वर में कहा। अकेले उसे संभाल लोगे ना? आज मेरा जाने का मन नहीं है। अस्पताल में पता नहीं जी कैसा होने लगता है। वह कोई अस्पताल में थोड़े ही है भाभी। फिर भी मेरी ज़रूरत न समझो तो मैं घर पर ही रह जाऊंगी। मेरे साथ वैसे भी किसी काम का नहीं है। खुद भी नर्वस होती हूँ और दूसरों को भी परेशान करती हूँ। कल तुम थे, इसी से इतना सह गई। तुम्हारे भाई साहब होते तो पता नहीं कितनी डांट पड़ती। उसका मूड कुछ ठीक हो चला था। उसकी सहज सलज्ज मुस्कान चेहरे पर तैर आई थी। बोला, आप घर पर ही रह जाए तो अच्छा है। भाई साहब को आज आना भी है। कुणाल की चिंता न करें। आज तो उनका पाँव काफ़ी ठीक है। नहीं तो मैं पड़ोस से विनोद को ले लूँगा। भाई साहब का कारण बहुत बढ़िया था। मैं निसंकोच घर पर रह गई। वहाँ जाकर प्रतिपल तनाव झेलने से तो यही ठीक था। किचन में व्यस्त रहो तो दुश्चिंताएं अपने आप दूर भाग जाती हैं। 2 दिन से खाने का नाटक ही हो रहा था। उन दोनों को एक्सरे क्लिनिक भेजकर मैं मनोयोग से रसोई में जुट गई। खाना बनाकर निकली ही थी कि दरवाजे पर रिक्शा रुका। दरवाज़ा खोलूं तब तक इनका सूटकेस सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। उसे अंदर रखकर लौटी तो देखा कि गिरीश कुणाल को गोद में लिए चला आ रहा है। अरे! आश्चर्य से इतना ही कह पाई मैं। भाई साहब जाते समय ही कॉर्नर पर मिल गए थे, तो फिर हमारे साथ ही हो लिए, गिरीश ने बतलाया। और अब आप कहाँ रह गए? रिपोर्ट के लिए रुके हैं, फिर शायद डॉक्टर मिश्रा के पास भी जाएंगे। इसलिए मैं कुणाल को लेकर चला आया। सोचा देर होगी तो आप परेशान हो जाएंगी। परेशान? उतनी देर में तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन कर चुकती। गिरीश सचमुच बड़ा समझदार लड़का है। भाभी को खूब पहचानता है। मुझे तो इन पर कोफ्त हो रही थी। इतनी हड़बड़ी क्या थी मिश्रा के यहाँ जाने की? पर उनके लिए तो अपनी हर बात पत्थर की लकीर होती है। जो कह दिया उसे करके ही छोड़ेंगे। ये पूरे 1.5 घंटे बाद लौटे। साथ में डॉक्टर साहब भी थे। आते ही बोले, भाभी जी मिठाई खिलाइए, आपके लड़के का पैर एकदम ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं है? मैंने हौले से पूछा। कंपाउंड फ्रैक्चर की छोड़िए, डिसलोकेशन भी नहीं है जिसका डर था। बस जरा सा स्प्रेन है। मैंने गिरीश को बता दिया है, मुन्ना पहलवान का। ही इज़ एन एक्सपर्ट। 8 दिन में आपका बच्चा दौड़ने लगेगा। शुक्र है भगवान का, मैंने मन ही मन हाथ जोड़े और कहा, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। भगवान ने आपको इतना उपजाऊ दिमाग दिया है कि सिवा सोचने के आप कर भी क्या सकती हैं, ये बोले। स्वर में व्यंग से ज़्यादा रोष था। समझे डॉक्टर, कुणाल की मम्मी के लिए हर चोट टिटनेस है, हर घाव कैंसर है। छींक आती है तो इन्हें स्नोफीलिया की आशंका होने लगती है। खांसी आने का वोंक्राइटिस निश्चित है। पेट में दर्द हो तो गैस्ट्रोएंटराइटिस का खतरा पैदा हो जाता है। फिर हर बुखार का टाइफाइड और निमोनिया का होना तो मामूली बात है। इनके घर वालों ने इन्हें डॉक्टर क्यों नहीं बनवाया, यह समझ में नहीं आता। आधी बीमारियां तो इन्हें मुजबानी याद हैं। अब ये नया नाम और याद हो गया है, कंपाउंड फ्रैक्चर। अब तो इस घर में धीरे से कोई फिसल भी नहीं सकता। तुरंत कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाएगा। पता नहीं कैसा दिमाग पाया है। अच्छी बात मन में आती ही नहीं। ये गुस्से में बोले चले जा रहे थे और डॉक्टर साहब उनकी झल्लाहट का लुत्फ उठा रहे थे।
बेचारे गिरीश से भाभी की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। धीरे से बोला, दरअसल मिसेज सान्याल ने भाभी को डरा दिया था। अरे, डर तो ये जन्म से साथ लेकर पैदा हुई है, इन्हें क्या कोई डराएगा? इन्होंने पलटकर कहा, तो बेचारा सिर पिटाकर चुप हो गया। आखिरकार डॉक्टर साहब को दया आ गई। उठते हुए बोले, सफ़र से थका हारा आया है ना, इसी से ज़रा बौखलाया हुआ है। अब तो आप जल्दी से इसे गरमा-गरम खाना दीजिए, तभी इसका दिमाग ठंडा होगा। वैसे भी फाइलों से चिपका रहना बॉडम जीव है, भावुकता की परिभाषा भी नहीं जानता। उसे क्या मालूम कि वेयर लव इज़ ग्रेट, फ़ियर इज़ ग्रेटर। ठीक तो बोल रहा हूँ ना कि मैं सब उलट-पुलट कर दिया। वातावरण को इस तरह हल्का बनाकर जब उन्होंने विदा ली, तो मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। इसे कहते हैं डॉक्टर, जो शरीर की ही नहीं मन की भी नब्ज़ को पकड़ के रखे। सच तो कहा था उन्होंने, प्यार ही तो प्यार ही तो सारी चिंताओं को जन्म देता है। अति स्नेह पाप की। घर बाहर रोज इतनी घटनाएं देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, पर एक शुष्क सहानुभूति के अतिरिक्त मन में कुछ भी नहीं उपजता। पर ममता का एक नन्हा सा धागा भी जुड़ा हुआ हो तो मन तार तार होने लगता है। उस बार चाचा और पापा नरसिंहगढ़ किसी बारात में गए हुए थे। दूसरे ही दिन नई दुनिया में समाचार पढ़ा कि भोपाल नरसिंहगढ़ मार्ग पर एक बारात वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हमने पढ़ा और रोना शुरू कर दिया। मेरे लिए तो खैर रोना अब एक आदत ही बन गई थी, पर चाची भी सुबकने लगी तो मेरे हाथ पैर फूल गए। ठीक से पता करने के लिए मैंने शादी वाले घर में फ़ोन लगाया, तो वहाँ यह आलम था कि किसी ने समाचार पत्र देखा ही नहीं था। मेरा फ़ोन जाते ही वहाँ कोहराम मच गया। फिर तो फ़ोन और संदेश वाहकों से निपटते-निपटते बेहाल हो गए हम लोग। उस दिन विक्की मामा ने क्या डाँट लगाई थी, उफ़! चाची को भी उस रोज़ नहीं छोड़ा। बोले, तुम लोगों के दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है, जो तिल का एकदम ताड़ बना लेती हो? रोने की इतनी क्या जल्दी पड़ जाती है तुम्हें? संभव असंभव कुछ तो सोचा करो। कल अकेले इंदौर में 1500 शादियाँ थी। इसी से अंदाज लगा लो कि पूरे देश भर में कितनी शादियाँ होंगी। उस राजमार्ग से बारात वाली कितनी बसें गुजरी होंगी। पेपर में यह भी नहीं लिखा है कि बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, दुर्घटना किस तारीख को किस समय हुई। लिखा भी होता तो पढ़ने का होश किसे था। सारी कॉमन सेंस ताक पर रखकर बस दोनों की दोनों रोने बैठ गईं। खुद को अता-पता कुछ मालूम है नहीं। उस पर अक्लमंदी यह है कि भाटिया साहब के यहाँ भी तूफान बरपा कर दिया। अब एक बात कान खोल कर सुन लो, शाम तक दोनों लोग सकुशल लौट आएंगे। तब तक कोई आवाज़ भी नहीं निकलेगी। अगर यह मंजूर न हो तो नीटू-कीटू को लेकर कश्यप के यहाँ चला जाऊँगा। तुम लोग बैठी सिर कूटती रहना। कम से कम बच्चे तो उस नज़ारे से बच पाएँगे। उनकी डाँट से तो नहीं, हाँ उनके आश्वासन से हमारे शोक का आवेग थम गया था। बारात रात 10 बजे तक लौटी थी, पर उससे पहले ही चाचा का टेलीग्राम पहुँच चुका था। यहाँ के हालात की कल्पना उन्होंने पेपर पढ़कर ही कर ली होगी। वह टेलीग्राम हमारी ओर उछालते हुए उन्होंने विजयी मुस्कान के साथ कहा, देखो, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं हुआ है, ऑल इज वेल। अरे भाई, डॉक्टर विवेक कुमार कभी गलत नहीं कहते हैं, पर तुम लोगों को सब्र कहाँ। बाद में किसी दिन वाजपेयी जी की इंदु मिली थी। उसने बतलाया कि विकी मामा भी उस दिन बुरी तरह घबरा गए थे। इंदु के यहाँ बैठकर जाने कहाँ-कहाँ ट्रंक कॉल लगाते रहे। पेपर वालों से, पुलिस वालों से फ़ोन पर पूछताछ करते रहे। उसका हवाला देते देते हुए मैंने चिढ़ाया, डॉक्टर विवेक कुमार, आपकी सब पोल खुल गई है। वे बुरी तरह झेप गए। बोले, अम्मी, मैं सचमुच बुरी तरह डर गया था। जब अपना कोई इन्वॉल्व्ड हो ना, तो बुरी-बुरी शंकाएँ मन में घेरने लगती हैं। पर उस समय तुम दोनों को अगर चुप ना कराता, तो तुम लोग रो-रो कर मुझे पागल कर देती। उस दिन बहुत अपने से लगे थे विकी मामा।
सुनो, इसके हाथ गर्म तो नहीं लग रहे हैं? रसोई बंद करके मैंने बेडरूम में पाँव रखा ही था कि इन्होंने बुलाया। देखा, कुणाल महाशय दुबक कर पापा की गोद में सो गए हैं और पिताश्री चिंतातुर मुद्रा लिए उसके शरीर पर हाथ फेर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से इतने अटैच्ड हैं कि कभी-कभी तो ईर्ष्या होने लगती है। फिर इस बार तो 7-8 दिन का लंबा बिछोह था। हाथ देखने की अपेक्षा मैं थर्मामीटर ही उठा लाई। बुखार 101 पॉइंट कुछ था। स्वभावतः हम दोनों ही चिंतित हो उठे। मैं मिश्रा को फ़ोन करता हूँ, वे बोले। इतनी रात को 9:30 हो रहे हैं। 9:30 कोई बहुत होते हैं। इमरजेंसी हो तो डॉक्टर को आधी रात को भी जगाया जा सकता है। बशर्ते इमरजेंसी हो, मैंने कहा। पर सुनने के लिए वो रुके ही कहाँ, फ़ोन करके ही लौटे। बोले, मिश्रा कह रहा है डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा एक्सर्शन है और एक्साइटमेंट है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास कल कौन सी गोलियां दे रखी हैं? कह रहा था उसे आधी दे देना। कुणाल को दवा देना एक समस्या है, गोली तो वो निगल ही नहीं सकता। फिर से मैंने रसोई के दरवाजे खोले, इलायची पीसने वाले छोटे खरल में गोली को पीसा, उसमें शहद मिलाया, फिर कुनकुना पानी लेकर बाहर आई। तब तक तो कुणाल खूब गहरी नींद में सो गया था। उसे जगाकर दवाई खिलाने की इच्छा नहीं हुई। सुनो, यहीं स्टूल पर सब रख दे लेते हैं, रात में अगर जागेगा तो खिला देंगे। पर मेरी बात का उत्तर नहीं आया। कमरे में वह थे ही नहीं और तभी चांदनी अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू मुझे उनका अता पता बता गई। धीरे से जाकर देखा, वह अपनी स्टडी में आसन का पर ध्यानस्थ बैठे हैं। मेंटल पीस पर रखी हुई स्वामी जी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती अपनी मंद मधुर गंध के साथ जल रही है। उनकी ध्यानस्थ मूर्ति को कुछ पल निर्निमेष देखती रही, फिर दबे पांव कमरे में लौट आई। अब तो उनका यह रूप परिचित हो गया है, पर शुरू-शुरू में बड़ा अजीब लगा था। उनका फर्स्ट क्लास करियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में उनकी योग्यता, आधुनिक वेशभूषा, सुशिक्षित परिवार, इन सब के साथ साधु सन्यासियों का तुक नहीं बैठ रही थी। अक्सर सोचती, ये कहाँ से इस चक्कर में आ गए। एक बार डरते-डरते पूछा भी था, तो बोले, आश्चर्य तो मुझे भी होता है, पर मन के किन्हीं कमज़ोर क्षणों में उनके चरणों का आश्रय ले लिया था। तब इतनी शांति मिली थी, उस सुख से मोह सा हो गया है। अपनी सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएँ उन्हें सौंप कर मैं बहुत हल्का अनुभव करता हूँ। उनके मुँह से ऐसी भाषा भाषा सुनना भी बड़ा विचित्र सा लगा था। वैसे स्वामी जी के दर्शन मैंने भी किए हैं। विवाह के बाद तो हम लोग गए ही थे, कुणाल को लेकर भी एक बार जाने का संयोग बन गया था। हर बार मुझे वह एक स्नेहशील बुजुर्ग से लगे थे बस। अद्वितीय, अलौकिक ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा। इनके जैसी श्रद्धा तो मुझ में जग ही नहीं पाई। इन्होंने कहा था उस दिन महाराज ने, वह अतः प्रेरणा न दी होती तो मैं कभी भी तुम्हें लिवा लाने का साहस नहीं कर पाता और तुम अब तक बैठी मेरा नाम को रोती रहती। हाँ, केवल इसी बात के लिए तो जीवन भर स्वामी जी के ऊऋण नहीं हो सकूंगी। इस उपकार को मैंने अपनी सुहाग बिंदी की तरह सिर माथे धारण किया है। वह बात भी क्या सामान्य थी, आज भी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस उपन्यास विश्वगाथा का थर्ड और लास्ट पार्ट मैं आपको अगले वाले एपिसोड में सुनाऊंगी।